नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे आलू भंडारण की दिक्कतों पर खास रिपोर्ट। इसके अलावा गौर करेंगे रोजगार बाजार में लगातार जारी मंदी की। साथ ही हफ्ते के मुद्दे में कश्मीर पंडितों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। टमाटर की महंगाई से राहत नहीं, आम लोगों की थाली से दूर। बारिश और बाढ़ से आवक में कमी। रोजगार के मोर्चे पर मुश्किलें जारी। गुजरे महीनों में 15 लाख से ज्यादा हुए बेरोजगार। आगे भी नौकरी देने की हालत में नहीं ज्यादातर कंपनियां। वापसी की आस में विस्थापित कश्मीरी पंडित। पलायन के दर्द से नहीं उबरे हैं लोग। राहत पैकेजों में भ्रष्टाचार की शिकायत। और दम तोड़ रहा है मेरठ का कैंची उद्योग। चीन के माल से कारोबार पर बुरा असर। सरकारी अनदेखी से बढ़ा संकट। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आवक कम हो गई है और इसी कारण कीमतों में भारी उछाल आया है। टमाटर के बढ़ते दाम से खाने का जायका तो बिगड़ ही रहा है, आम आदमी के बजट पर भी इसकी चोट पड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों के खुदरा बाजार में टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी में तो टमाटर लगता ही है, उसके बिना तो हम लोग सब्जी खा ही नहीं सकते, मतलब टेस्ट ही नहीं आता है, तो लेना ही पड़ता है। मतलब जब है ही मार्केट में इतना सस्ता है ही नहीं, तो हमको तो लेना ही पड़ता, बजट डगमगाता है और तो कुछ नहीं कर सकते। सब्जी लेने के पहले सोचना ही पड़ता है कि टमाटो ले कि नहीं ले, बट एक आदत सी हो गई है सब सब्जियों में डालने की, ग्रेवी के इसमें, तो फिर उसके बिना काम भी तो नहीं काम रुकता है, बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए करना पड़ता है। Somewhere balanced. You should not go no tomato 100 rupees and onion 20 rupees or 17 rupees. It is very difficult to manage. It's very difficult to balance the kitchen and all. दिल्ली एनसीआर में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। नागपुर में इसकी कीमत 100 रुपए पहुंच गई है। कोलकाता में टमाटर 85 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि कई राज्यों में आई बाढ़ और लगातार बारिश से टमाटर की आवक कम हुई है। इसी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। जो 2-2 किलो लेते थे पहिया आधा किलो पे आ गए हैं। आगे से सेल बहुत कम हो गई है। इतना महंगा होने का कारण क्या है? पीछे पानी आ गया, फसल खराब हो गई। अब हिमाचल का टमाटर चल रहा है, इस कारण महंगा हो रहा है। दिल्ली में थोक और खुदरा मंडियों में टमाटर की कीमतों में भारी अंतर है। राज्य सरकार ने स्टॉक की जांच के लिए कई टीमें बनाने का ऐलान किया है। ये टीम हर रोज थोक और खुदरा मंडियों में स्टॉक की जांच करेगी। सरकार का अनुमान है कि इस साल टमाटर के उत्पादन में 15% का इजाफा हुआ है। हालांकि थोक व्यापारियों का कहना है कि अगले हफ्ते दामों में कमी आएगी, लेकिन आम आदमी को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ टमाटर लाल हो रहा है तो दूसरी तरफ आलू आगरा के किसानों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मालिकों की परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ लागत मूल्य नहीं मिलने से किसान बेबस हैं, तो दूसरी तरफ भंडार से आलू नहीं निकल पाने के कारण कोल्ड स्टोरेज मालिकों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज मालिक अब सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आलू की फसल भंडारों में आए 4 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले साल के हिसाब से आगरा में अभी तक 30 से 35% आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल जाना चाहिए था, लेकिन 1% आलू भी कोल्ड स्टोरेज से बाहर नहीं आया है। इस समय आलू का बाजार भाव 250 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसका भंडारण शुल्क 220 रुपए है। किसानों का कहना है कि ऐसी हालत में कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने से फसल की लागत तो दूर, भंडारण शुल्क भी नहीं निकल पाएगा। आलू की जो लागत भी नहीं निकल पा रही है, उसका 1/4 भाग भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि कुछ % आलू का तो वो है कि स्टोर या भंडारण होता है, उसका भाड़ा भी किसान जो है नहीं निकाल पा रहे हैं उसको सेल करने के बाद। इसका जो लागत है किसान को 500 रुपये कट्टे की पड़ रही है, लेकिन आज किसानों को 200 रुपये 250 रुपये कट्टा मिल रहा है। 250 रुपये कट्टे का किसान को नुकसान चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट 487 रुपये की रेट खोलकर गवर्नमेंट ने किसानों के प्रति मिर्च चौंकी है। बाजार में सही कीमत नहीं मिलने से ज्यादातर आलू कोल्ड स्टोरेज में ही रखा हुआ है। ऐसे में इसकी निकासी के साथ मिलने वाला शुल्क भंडार मालिकों को नहीं मिल पा रहा है।
बिजली का बिल और मजदूरी सहित अन्य खर्चे हर महीने चुकाने पड़ते हैं। भंडार मालिकों की सरकार से मांग है कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज भाड़े पर अनुदान और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिले, साथ ही आलू पर से मंडी शुल्क हटाया जाए। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज में रात के वक्त इस्तेमाल होने वाली बिजली के बिल में 20% छूट दी जाए। लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो कोल्ड का भाड़ा देने में भी एवं कोल्ड के द्वारा जो उसको समय समय पर कुछ पैसे लेता है उसको भी वापसी करने में उसको बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कोल्ड स्वामी किसान एवं दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरक हैं। थोड़ी बहुत तेजी आ जाती है तो गवर्नमेंट के पास अंकुश लगाने के लिए बहुत बातें होती हैं। मंडी में ये भाव आलू बिकना चाहिए, डीएम सर की देखेंगे, वो देखेंगे। आज जब मुद्दा है तब कोई भी गवर्नमेंट देखने के लिए तैयार नहीं है आलू का। उत्तर प्रदेश ने इन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाने के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदेश में इस साल 155 से लेकर के 160 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और सबसे ज्यादा भंडारण भी इस वर्ष हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है। तो उसकी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में उन्होंने रखा है। राज्य सरकार उस दिशा में कोशिश कर रही है। आगरा समेत उत्तर प्रदेश में इस बार आलू की पैदावार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन ये किसानों के साथ साथ भंडार मालिकों की मुसीबत भी बन गया। आगरा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे में ये बात सामने आई है। उधर फिक्की के एक सर्वे में कहा गया है कि 73% कंस्ट्रक्शन कंपनियां अगले 3 महीने तक नौकरी दे पाने की हालत में नहीं है। साफ है कि रोजगार के मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक नामक संस्था 1,61,167 परिवारों से बातचीत के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच देश में कुल नौकरियां 40 करोड़ 65 लाख थीं, लेकिन जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच नौकरियां घटकर 40 करोड़ 50 लाख रह गईं। मतलब 15 लाख लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ीं। सर्वे में कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति के घर पर 4 लोग आश्रित हों तो इस लिहाज से 60 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इंडस्ट्री को भी थोड़ी परेशानी है। एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट जो है, बिकॉज एक ट्रांजिशन फेज़ है, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उस एडजस्टमेंट के प्रति थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बीच रोजगार बाजार में सुस्ती कायम है। फिक्की के तिमाही सर्वे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 73% कंपनियों का कहना है कि वो अगले 3 महीने तक नई नौकरी देने की स्थिति में नहीं हैं। जानकारों की राय है कि इसका असर रोजगार की कुल स्थिति पर पड़ सकता है। अभी डिमांड की भी कमी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। हम अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन शायद 6 महीने 1 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 15 से 29 साल के नौजवानों की तादाद 35 करोड़ से ज्यादा है, जो कुल आबादी का 27% हिस्सा है। जाहिर तौर पर इस तबके को रोजगार मुहैया कराने की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मरीजों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने के लिए सरकार ने कानून बनाने का इरादा जताया है। इसके तहत डॉक्टरों को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना जरूरी होगा। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं, जबकि ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां अपने ढंग से तय करती हैं। एक खास रिपोर्ट। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से ऊंची उम्मीदें जगी हैं। दवा कंपनियों, डॉक्टरों, दवा वितरक और खुदरा विक्रेताओं की मिली भगत टूटे तो बेशक दवाएं सस्ती होंगी। इसके लिए औषधि विभाग प्रस्तावित मार्केटिंग कोड को स्वीकृति दे चुका है। कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसका मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा।
बायो इक्विवेलेंस और बायो इक्वलिटी जो है सामान करके नहीं देती है, स्टैंपिंग नहीं करती है कि इस जेनरिक में सब चीज़ें परफेक्ट हैं जैसी होनी चाहिए, तब तक शायद हम जेनरिक प्रमोट नहीं कर सकते। हमें अपने मरीज़ का हित देखना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मरीज़ के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर वो दवाई मरीज़ को फ़ायदा नहीं करेगी, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मरीज़ तो हमारे को आके कहेगा ना कि दवाई इफ़ेक्टिव नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस में, साइड इफ़ेक्ट हुए। जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बनी जेनरिक दवाइयों की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाइयों के बराबर होती है। कंपनियां अपने रिसर्च के बाद किसी साल्ट का पेटेंट हासिल करती हैं और उसे ब्रांड नाम से बेचती हैं, लेकिन पेटेंट की मियाद खत्म होने के बाद दूसरी दवा निर्माता कंपनियां भी इसका जेनेरिक वर्जन बाजार में उतार देती हैं। ये भी उतना ही असर करती हैं जितना ब्रांडेड दवाएं, जबकि ब्रांडेड दवाओं और उसी साल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में 5 से 10 गुना तक का अंतर होता है। एमसीआई की पेशेवर आचार संहिता में कहा गया है कि हर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं ही लिखेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इसका पालन नहीं करते। वजह है कंपनियों से मिलीभगत। इस वजह से सस्ती दवाएं मौजूद होने के बावजूद मरीजों को महंगे विकल्पों की तरफ धकेला जाता है। इकोनॉमिकल दवाइयाँ लिखो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी उसका होना ज़रूरी है। जो कंपनियाँ तीनों दवाइयाँ बना रही है, जेनरिक भी, ट्रेड जेनरिक भी, ब्रांडेड जेनरिक भी, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए कि एक कंपनी, चाहे उसकी जेनरिक हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे ब्रांड हो, एक ही प्राइस होना चाहिए। सेम क्वालिटी के 3 प्राइजेस लोगों में कन्फ्यूजन करते हैं और करप्शन को लेके आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर डॉक्टर मरीज को जेनरिक दवाइयों की सलाह देने लगें तो सिर्फ धनी देशों में चिकित्सा खर्च में 70% तक कमी आ जाएगी। विकासशील देशों में ये अंतर और भी ज्यादा हो सकता है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गोपालगंज की बांसुरी का हाल। किला गोलकुंडा हैदराबाद शहर का खास आकर्षण बना 4 किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इसके कई राजवंशों ने किया राज। यहाँ मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम, जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहाँ है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला मंदिर और है एक मस्जिद भी। ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक किलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित
57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में इस बार हम बात कर रहे हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों की। 1990 में घाटी छोड़कर भागने को मजबूर हुए सैकड़ों पंडित परिवारों ने देश के अलग अलग हिस्सों में पनाह ली। सबसे ज्यादा लोग जम्मू आ गए। घाटी के खुशनुमा मौसम से गर्मी में आकर रहना इनमें से कईयों के लिए घातक साबित हुआ। इन लोगों की मुसीबत 27 साल लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने कश्मीर वापस लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। खास रिपोर्ट। इंद्रावती कौल उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। कश्मीर में वापसी के सरकारी वादे अब उन्हें बेईमानी लगते हैं। घाटी छोड़ने का दर्द उनके चेहरे की झुर्रियों में भी साफ पता चलता है। 1990 की भयानक रात आज भी याद है, जब उन्हें भागकर जम्मू आना पड़ा। लेकिन अभी और बुरे दिन देखने बाकी थे। जम्मू की गर्मी के बीच जंगलों के आसपास लगे तंबुओं में रहने को उनका परिवार मजबूर था। यहाँ उनके पति, बेटे की जान चली गई। मेरे अखरोट के बाग है, सेब के बाग है, सारा छोड़ छाट करता आजा इधर आता है। आधा बेचारा सांप खाता, आधा गर्मी से मरता। मेरे लड़का भी इधर से मरता, मेरे आदमी से इधर से मरता, मेरे छोटी बच्ची से। इंद्रावती कौल का परिवार अकेला नहीं है जिस पर ऐसी मुसीबत टूटी। घाटी में बड़े बड़े मकानों वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडित परिवार यहाँ दड़बे नुमा कैंपों में गुजारा करने को मजबूर थे। पैथेटिक हाल में हमारी कम्युनिटी ने यहाँ पर 15 साल गुजारे हैं। इन कमरों के नीचे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा और हिंदुस्तानियत को नहीं छोड़ा। ये हालात तो एनिमल एग्जिस्टेंस है, तो जानवरों की जिंदगी है। कम से कम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस चीज को माना कि जिनोसाइडल कंडीशंस थी और ये पशुओं की जिंदगी है। डायबिटीज की वबा एक फैल गई है एक पूरे समाज में, और उसने कहा कि इससे इतना ही नहीं हुआ, ये वायलेशन ऑफ बायोलॉजिकल ह्यूमन राइट्स है। 2004 में सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू के पुरखू, मुथी, नगरोटा और जगती में 2 कमरे की 5242 मकान बनवाए। उन्हें विस्थापितों को अलॉट किया गया। सरकार ने कश्मीरी पंडितों की सहूलियत के लिए राहत ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन आरोप है कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी लुकअप करती, जो हर कुछ जो हमारा देखती है। 90 से लेकर आज तक सीधे हाथ से कोई भी काम नहीं हुआ वहाँ पर। खाली वहाँ पर बिजनेस चलता है, रुपए चलता है, रुपए के बिना कोई काम नहीं होता वहाँ पर। आतंकवाद ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से उजाड़कर देश भर में बिखेर दिया। जम्मू में करीब 40,000, दिल्ली एनसीआर में 20,000 पंजीकृत कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं। 27 साल पहले कश्मीर से जुड़े कश्मीरी पंडित आज भी बदहाल हैं। नेताओं में इनका हमदर्द बनने के लिए रस्साकशी जारी है। बावजूद इसके ये आज जिंदगी से जद्दोजहद करने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सरोज दास के साथ नव विक्रम सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी जम्मू से। मेरठ का कैंची कारोबार दम तोड़ रहा है। चीन के माल से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। ज्यादा मेहनत के बावजूद वाजिब मजदूरी नहीं मिलती और सरकारी उपेक्षा की वजह से भी ये उद्योग संकट में है। मेरठ का कैंची कारोबार से पुराना नाता है। ये काम यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, लेकिन कैंची बनाने वाले ये कारीगर अब बदहाल हैं। पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्हें इतना मेहनताना नहीं मिल पाता
जिससे वो आराम से अपना घर चला सकें। दिन भर में 400-450 रुपए कमा लेते हैं जी। कुछ सुविधा नहीं दी गई है। मकान भी किराए का है जी हमारा। मेरठ में कैंची कारोबार सालाना 12 करोड़ रुपए का है। यहाँ की कैंचियों की खास बात यह है कि इसके धारदार ब्लेड कार्बन स्टील से बनते हैं। बाकी हिस्से में भी ठोस लोहे के स्क्रैप या किसी दूसरी मजबूत धातु का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बनी कैंचियों को रिपेयर करना भी आसान माना जाता है, लेकिन चीन की सस्ती कैंचियों के आगे इनकी मांग लगातार गिरती जा रही है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्रोडक्शन चाइना के इंडिया बाजार में आने से घटी है, क्योंकि जो सीजर्स यहाँ की बनती है वो लॉन्ग टाइम चलती है और जो चाइना की सीजर्स आती है यूज एंड थ्रो होती है, लेकिन उनकी कॉस्ट और उनकी क्वालिटी हम लोगों से बेहतर लोगों को दिखाई दे रही थी, तो वो लोग उनकी तरफ भाग रहे थे। एक बड़ी समस्या यहाँ बिजली की कमी भी है। इसके चलते उत्पादन कम होता है। सरकार के सुधार के कदम उठाने के कई बार वादे किए गए, लेकिन वो कागजों तक ही सिमटे रहे। अब कैंची कारोबारियों से नए वादे किए जा रहे हैं। परियोजना लागत जिसकी 5 करोड़ रुपए है, कुल कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा है। इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में जो कैंची में छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको 3-4 विशेष तौर से लाभ मिलने वाले हैं। जो हाथ से वो कैंची के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में उनका वो जो पार्ट है वो मशीनों के माध्यम से बनाया जाएगा। मेरठ की कैंचियां दुनिया भर में मशहूर हैं। आज भी इनकी मांग कम नहीं है। ऐसे में जरूरत है यहाँ के कैंची कारोबार को फिर से नई धार देने की। मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, जिसमें आज एक नजर कोंकण रेलवे पर। 20वीं सदी के दौरान देश में कोंकण रेल का निर्माण हुआ, जो भारत में सबसे बड़ी रेल परियोजना थी। इस दौरान 760 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाने के लिए कुछ जगहों पर 25 मीटर ऊंचे खंभे बनाए गए। सपाट पटरी बिछाई जा सके, इसके लिए कुछ जगहों पर करीब 28 मीटर गहरी खाइयां खोदी गईं और 2000 से ज्यादा पुल बनाए गए। इनमें से एक 64 मीटर ऊंचा पनवेल नदी का पुल है। ये 500 मीटर चौड़ी घाटी के साथ साथ 2065 किलोमीटर लंबी शरावती नदी पर बने पुल को पार करता है। इसके अलावा पहाड़ों को भी खोदा गया ताकि पटरी को जितना हो सके उतना सीधा बनाया जा सके। इसके लिए 92 सुरंगें बनाई गईं, जिनमें से 6 सुरंगें 3.2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं। बिहार के गोपालगंज की बांसुरी देश भर में मशहूर है। यहाँ दशकों से ये काम हो रहा है, लेकिन इन्हें बनाने वाले आज बदहाली का शिकार हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ की बांसुरी अपनी पहचान खोती जा रही है। एक खास रिपोर्ट। ये है बिहार के गोपालगंज जिले में हथुआ गांव के रहने वाले अली इमाम। इन्होंने अपने दादा से बांसुरी बनाने की कला सीखी। इनके पिता भी यही काम करते थे। नाती और पोते भी इसी काम से जुड़े हैं। बांसुरी बनाना अली इमाम का खानदानी काम है, लेकिन इमाम के मुताबिक अब इस काम में पहले जैसा फायदा नहीं रहा। पूरा परिवार ये काम करता है, तब जाकर बमुश्किल रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। हम जिंदगी भर ही बांसुरी बनाते हैं। यहाँ 100 घर है। हमारा बाल बच्चा, बेटी पतोह सब इसी काम में लगे हुए हैं, और इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार हमको कुछ मदद दिया जाए। हथुआ गांव के करीब 100 परिवारों की कमाई का जरिया बांसुरी बनाना है। गर्मी में भट्टी पर काम करने की वजह से बांसुरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कई बार संबंधित विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम न होना एक बड़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बहन सारे बनाते हैं। बम्बई हुआ, बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसा सारे तरफ बेचते हैं बना के। और क्या नाम है कि सरकार ध्यान दिया नहीं है। हम लोग वही स्थिति है जो 4 पूछ 5 पूछ निकल गया है, वही आज के डेट स्थिति है हम लोग। हथुआ पंचायत के मुखिया भी मानते हैं कि यहाँ शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से आज तक इन परिवारों का विकास नहीं हो सका है। जागरूकता की कमी के चलते ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। काम तो करते हैं, बड़ा मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनका जो शिक्षा पे नहीं रहता।
वो सारा फोकस अपने कमाई पर लगाते हैं, आमदनी भी होती है अच्छी खासी, लेकिन वो अपने बच्चों को भी अपने साथ लगाए रखते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन लोगों की शैक्षिक अवस्था बहुत नीचे चली गई है। हालांकि अब सरकार ने इन लोगों की हालत को लेकर सर्वे कराया है। इसके अलावा बैंक से लोन देने की में भी पहल की गई है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने की, ताकि इनकी बांसुरियों की धुन इसी तरह हमारे कानों में गूंजती रहे। बिहार के गोपालगंज से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।